हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आपके जो भी लास्ट टॉपिक थे, जो कि आपका था हॉट एप्लीकेशन। ठीक है, तो हॉट एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया था आपका टाइप्स ऑफ, लाइक आप कह सकते हो, पहले हॉट एप्लीकेशन के बारे में समझाते कि हॉट एप्लीकेशन क्यों देते हैं। जैसे लाइक हम हॉट एप्लीकेशन तब अप्लाई करते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो, मीन्स हाइपोथर्मिया का कंडीशन हो। तो टेम्परेचर को एलिवेट करने के लिए हम हॉट एप्लीकेशन देते हैं, पेन रिलीव करने के लिए देते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स में हम देते हैं। पहला देते हैं हम जर्नल टाइप में और दूसरा देते हैं हम लोकल टाइप में। मींस जर्नल में ऑल ओवर बॉडी पे देते हैं और लोकल में हम कब देते हैं, जब हमें किसी लोकल किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर देना होता है, जब हीट एप्लीकेशन, तब हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसमें भी हमने दो आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि ड्राई हीट देते हैं और एक मॉइस्ट हीट देते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका लोकल हीट एप्लीकेशन के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जर्नल हीट एप्लीकेशन। ठीक है, तो जर्नल हीट एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें आपका वही सेम चीज है कि एक ड्राई हीट फॉर्म होता है और एक मॉइस्ट हीट फॉर्म होता है। मतलब जब आप जर्नली ऑल ओवर बॉडी हीट अप्लाई कर रहे हो तो एक ड्राई फॉर्म में करोगे, एक आप कह सकते हो मॉइस्ट फॉर्म में। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर दूं। ड्राई वाले में आपके आते हैं ड्राई पैक, ड्राई हॉट पैक। मतलब आपके जो भी जैसे हॉट बैग्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया था लोकली, तो वैसे ही पैक्स होते हैं जो ऑल ओवर बॉडी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो वही होता है, सेम होते हैं, बस वो लोकली देते हैं और इसमें हम ऑल ओवर बॉडी देते हैं। मतलब हॉट ड्राई पैक्स, मतलब जो बॉटल फॉर्म में बैग फॉर्म में हम दे रहे थे वो आपका पैक फॉर्म में देंगे। नेक्स्ट है आपका सनबाथ। सनबाथ सबको मालूम है कि आप कुछ समय के लिए आप प्रॉपर जो आप कह सकते हो जो वेरिएबल सनलाइट है, आप उसमें प्रॉपरली आप प्लेस कर लिए खुद, आप मीन्स आप पेशेंट को प्लेस करिए, या अगर आपको खुद को चाहिए तो आप कुछ देर के लिए आप धूप के नीचे थोड़ी सी आंच ले लीजिए, दैट इज सनबाथ। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी टेम्परेचर डिक्रीज है, आप ठंडियों में अक्सर करते हो। ठीक है, कि आप धूप ले रहे हो तो थोड़ा सा टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठंड बहुत लग रही, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक क्रैडल्स की बात करें। इलेक्ट्रिक क्रैडल्स क्या है? इलेक्ट्रिक क्रैडल्स आप कह सकते हो, क्रैडल का मतलब होता है आपका जैसे कॉट, बेड टाइप्स। तो बेड के ऊपर जो फ्रेमवर्क होता है ना, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं जो हीट सप्लाई करते हैं, ड्राई हीट। जैसे आपका हमने बात करा था हीटिंग लैंप, तो एक स्पेसिफाइड बॉडी पार्ट पे आप दे रहे हो। तो क्रैडल में क्या है, ऑल ओवर बेड पर एक क्रैडल मीन्स एक बना होता है। जैसे आपका ये बेड है तो उसमें ऑल ओवर क्रैडल्स बने होते हैं बेड पर। ठीक है, तो उन क्रैडल्स में आपका कह सकते हो डिवाइसेस लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो हीट सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब जब आप इसमें आप पेशेंट को प्लेस करते हो तो ऑल ओवर बॉडी पर हीट सप्लाई हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली। देन आपका नेक्स्ट है ब्लैंकेट बेड्स। ब्लैंकेट बेड आपका नॉर्मली जैसे आप बेड पर ब्लैंकेट यूज करते हो, तो वैसे ही आप कह सकते हो कि वार्म कंफी प्रॉपरली कह सकते हो ना, जो हीट प्रोवाइड करे, वैसे ब्लैंकेट होते हैं जो लाइक आप कह सकते हो कि हम बहुत ज्यादा जब सर्दियां होती हैं तब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वैसे आप कह सकते हो हाई हीट सप्लाई करने वाले ब्लैंकेट्स को यूज करते हैं और पेशेंट को उससे कवर करते हैं, दैट इज ब्लैंकेट बेड। नेक्स्ट है आपका मॉइस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं जर्नल हीट। तो वही है कि जो पैक्स होते हैं वो मॉइस्ट पैक्स होते हैं। ठीक है, उसमें हम ऑल ओवर बॉडी सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्लपूल बाथ। हाँ, ये आपका है जो आपको समझना चाहिए। वर्लपूल बाथ को फुल इमर्शन बाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? इसको कहते हैं फुल इमर्शन बाथ। ठीक है, वर्लपूल बाथ को और क्या कहते हैं? फुल इमर्शन बाथ। ठीक है, तो फुल इमर्शन बाथ का मतलब या वर्लपूल बाथ का मतलब है कि जैसे आप आपको कोई टब हो, उसमें वार्म वाटर में फिल कर दें और आपको मतलब कह सकते हो कि आप इमर्स कर दें। जैसे आप प्रॉपरली उसमें टब में आप पेशेंट को प्लेस कर दीजिए वार्म वाटर में, और वो ऑल ओवर बॉडी उसका डूबा हुआ होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि पूरी ऑल ओवर बॉडी पे उसकी हीट सप्लाई हो रहा है। जैसे लोग नॉर्मली देखते हो कि टब में पानी भर के मस्त उसमें लेटे हुए हैं, तो बस उसमें आप थेराप्यूटिक पर्पस के लिए क्या करते हो, वार्म वाटर रखते हो। ठीक है, ताकि जो पेशेंट को हम हीट देना चाहते हैं, मॉइस्ट हीट देना चाहते हैं, वो ऑल ओवर बॉडी पेशेंट को मिल जाए। टेम्परेचर आपका ज्यादा वेरी नहीं करता है, ये आपका टेम्परेचर नॉर्मली 40 सेल्सियस तक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टीम बाथ। अब स्टीम बाथ क्या है? मॉइस्ट फॉर्म का जो ड्राई हीट देते हैं ऑल ओवर जनरल बॉडी पर, तो वो ऐसे होता है कि किसी एक आप कह सकते हो स्पेसिफाइड एरिया में प्रॉपरली स्टीमिंग कराई जाती है। ठीक है, ड्राई हीट सॉरी आप कह सकते हो मॉइस्ट हीट की स्टीमिंग कराई जाती है ऑल ओवर बॉडी पर। तो उससे क्या होता है कि जब वो कुछ 10 to 15 मिनट्स के लिए करते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है। आप कह सकते हो जो हाइपोथर्मिया कंडीशन है वो रीगेन कर जाती है।
सो दिस इज ऑल अबाउट जर्नल हीट एप्लीकेशन। इसमें इतना ज्यादा है नहीं और आपको इतना मेंशन भी नहीं करना, आप लिस्टिंग कर दोगे उतना काफी है। नाउ अब हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट मैनेजमेंट है हॉट एप्लीकेशन के बाद कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन हम कब दे रहे थे, जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था। अब कोल्ड एप्लीकेशन हम कब दे रहे हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लाइक हाइपरपायरेक्सिया, फीवर, सॉरी हाइपरथर्मिया, फीवर, ठीक है, आपका अदर जो कोई कंडीशन है जिसमें आपको लग रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर, हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉस्शन हो गया, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, तो कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोल्ड एप्लीकेशन क्या है, टू अप्लाई कूलर एजेंट इन ड्राई और मॉइस्ट फॉर्म। ठीक है, कोई कूलिंग एजेंट आप कह सकते हो अप्लाई करना है, जो कि ड्राई भी हो सकता है और मॉइस्ट फॉर्म में भी हो सकता है, टू रिड्यूस हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड रिलीफ पेन। दो चीजों के लिए हम करते हैं नॉर्मली कि कोई भी कूलिंग एजेंट ड्राई या मॉइस्ट फॉर्म में आप अप्लाई करो, ताकि बॉडी का जो हाई टेम्परेचर था वो रिड्यूस हो सके, या फिर पेन अगर है, ठीक है, तो कोल्ड कंप्रेशन और कोल्ड स्पॉन्जिंग से आप पेन रिलीफ करते हो ना, तो वैसे ही वो कूलिंग एजेंट क्या करता है, पेन को रिलीफ करता है। अब नाउ बात करते हैं कि पर्पस, हम क्यों देते हैं आप कह सकते हो कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहला है आपका रिलीफ पेन। कहीं अगर स्पेसिफाइड एरिया पे पेन हो, जैसे आपको कोई चोट लगी, ठीक है, आपका इंटरनल इंजरी है, नॉर्मली अपर सरफेस पे आप कह सकते हो स्क्रैचिंग वगैरह है, ब्रूशेस हैं, अब्रेशंस हो गए, ठीक है, तो इसमें आपको होता है ना कि पहले तो थोड़ा सा कोल्ड स्पंजिंग कर दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, दर्द थोड़ा सा सही हो जाएगा। आपका कोई फ्रैक्चर है या आप कह सकते हो स्प्रेन है, स्ट्रेन है, तो उसमें भी कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो जो कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होता है, जो पेन हो रहा है उस एरिया में साइट पर, वो थोड़ा सा क्या होता है, नॉर्मलाइज और नंबनेस होती है। तो नंबनेस क्या होता है, वो पेन थोड़ा सा आपका डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। तो कोल्ड एप्लीकेशन क्यों देते हैं, पहला तो पेन रिलीफ करने के लिए, दूसरा गैंग्रीन प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, जब प्रेशर सोर का आप कह सकते हो आप कह सकते हो 2 to 3 स्टेज अब प्रेशर सोर हम देखते हो, तो वहां पे फॉर्मेशन होने लगता है गैंग्रीन का। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करने के लिए। इन्फ्लेमेशन आपका ऑफ कोर्स आपको पता है, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होता है हीट प्रोड्यूस होती है, तो वहां पे हम कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन जो जिस एरिया में है वो नॉर्मलाइज हो जाए। नेक्स्ट है एडिमा को कम करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, आप कोल्ड एप्लीकेशन देते हो। देन आपका अरेस्ट करता है ब्लीडिंग। सबसे बेस्ट चीज है कि कोल्ड एप्लीकेशन आपकी ब्लीडिंग अरेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए आप हेमोरेज कंडीशन में और आपके किसी एरिया पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, तो उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाती है। डिक्रीज एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर अगर एलिवेट हो गया, लाइक फीवर कंडीशन है, हाइपरथर्मिया कंडीशन है, तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं ताकि जो टेम्परेचर एलिवेट हुआ था वो डिक्रीज हो जाए। देन लोकली एनेस्थीसिया का वर्क करता है, तो लोकली एनेस्थेसाइज द एरिया। एनेस्थेसाइज का मतलब आपका जैसे कोल्ड, आप कभी नॉर्मली बर्फ अगर आप जैसे यूज करते हो, तो आप हाथ पे रखो, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हाथ पे रखो, बर्फ हटाओ, फिर वहां पे थोड़ा सा नम्बनेस हो जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया का वर्क करता है आपका कोल्ड एप्लीकेशन। तो अगर आप किसी एरिया पर लोकली नम्बनेस थोड़ी देर के लिए चाहिए, ठीक है, आपको 5 से 10 मिनट के लिए, तो आप वहां पे कोल्ड एप्लीकेशन करिए, तो नंबनेस आपको एक लोकल एनेस्थीसिया का वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड कंफर्ट, ऑफ कोर्स पेन रिलीफ, डिस्कम्फर्ट रिलीफ से आपको जब रिलीफ मिलेगा तो कहाँ क्या होगा, आपको कंफर्ट प्रोवाइड मींस मिलेगा। नाउ हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स मतलब कि कोल्ड एप्लीकेशन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, या क्या हमें देखने को मिलता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो पहला है आपका पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन। जैसे उसमें देखा तो वेसो डायलेशन हो रहा था, इसमें क्या होता है, पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन मींस आपके पेरिफेरल एरिया पर जो भी वेसल्स होते हैं उनमें कंस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा। देन डिक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, जो कैपिलरीज होती है उनकी परमिबिलिटी को डिक्रीज करता है। लोकल मेटाबॉलिज्म को भी डिक्रीज करता है, जैसे आपका बॉडी हीट से प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन के बीच में आपका बीएमआर काउंट होता है। ठीक है, तो उसमें ही जैसे आप कह सकते हो कि जब आप कोल्ड एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हो, ठीक है, आप कूलिंग एजेंट अप्लाई करो, तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन होता है। तो वहां के लोकल एरिया में जो सेलुलर वर्क हो रहा था, सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा था, वो क्या होता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन। ऑक्सीजन कंजप्शन को डिक्रीज करना है तो आप कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करो। लाइक कैसे कि अगर जैसे आपका ब्लीडिंग है, ठीक है, ब्लीडिंग है तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, सारी चीजें हो रही है, ठीक है, एक्सेसिव चीजें हैं, जैसे हीट एग्जॉक्शन आप मान लीजिए, बेस्ट एग्जांपल हीट एग्जॉक्शन, ठीक है, हीट स्ट्रोक। तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी का जो रेगुलेशन था
वो आपका क्या होता है, आपका फ्लक्चुएशन आ जाता है थर्मो रेगुलेशन में। तो इससे क्या होता है, बॉडी के जो भी वाइटल ऑर्गन है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। वहां पे जब आप हीट कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो लोअर होती है, तो बॉडी भी थोड़ी सी रेस्ट पर आती है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है डिक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी, जो ब्लड की विस्कोसिटी थी वो भी डिक्रीज होती है, और मसल टोन डिक्रीज होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मसल टोन डिक्रीज का भी बहुत आगे यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मसल टोन क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब जो मसल में जो टोनिंग प्रेजेंट थी, जो स्ट्रेंथनिंग प्रेजेंट थी, जो स्ट्रेंथ था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबनेस होती है, ठीक है, इसीलिए। अब इंडिकेशन की बात करते हैं, तो इंडिकेशन में क्या है कि हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लाइक कि हमें कहाँ कोल्ड एप्लीकेशन देने में ले कह सकते हो, सोचना नहीं है कि हाँ हमें ये देना ही देना है, इस कंडीशन में हम दे सकते हैं। तो इंडिकेशन की बात करते हैं तो पहला है पेन, अगर किसी रीजन पे पेन है प्रेजेंट है तो वहां पे कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। हिमोरेज की कंडीशन है तो हम तब भी कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, जैसे हमने बात करी कि ब्लीडिंग अरेस्ट होता है, तो हिमोरेज की कंडीशन है तो कोल्ड एप्लीकेशन देने में देने से क्या होता है, हमें जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको अरेस्ट करने में ईज हो जाता है। हाइपरथर्मिया कंडीशन हमने बताया, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर है तो हम कोल्ड एप्लीकेशन देंगे। एडिमा कंडीशन है तो हम कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहां पर आपको कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देना है। तो पहला है आपका शॉक का कंडीशन, शॉक की कंडीशन में आपको कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि शॉक का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन मतलब कि ब्लड फ्लो, जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, वो आपके ब्रेन तक एफिशिएंटली नहीं पहुंच रही है, और कोल्ड एप्लीकेशन क्या कर रहा है, आपका कैपिलरी परमिबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, पेरिफेरल कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, तो इससे क्या होगा, ब्लड की विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो इससे क्या होगा कि ब्लड आपका ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसीलिए शॉक की कंडीशन में आपको कभी भी कोल्ड एप्लीकेशन नहीं अप्लाई करना है। मसल स्पाज्म है तो आपको अप्लाई नहीं करना है। क्यों? जैसे हमने बात करी कि मसल की टोनिंग डिक्रीज होती है, इसीलिए आपको मसल स्पाज्म अगर है तो उसमें नहीं अप्लाई करना है। कोई इम्पेयर्ड सेंसेशन है तो नहीं अप्लाई करना। वो क्यों? क्योंकि जैसे हमने बात करी कि एनेस्थीसिया का काम करता है कोल्ड एप्लीकेशन, तो अगर सेंसेशन ही इम्पेयर्ड है तो आप उस पर अप्लाई कर रहे हो तो उस पर्सन को तो पता ही नहीं चल रहा है, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अराइज करेगा उस एरिया पर। जैसे आपका पैरालिसिस का कंडीशन हो गया, ठीक है, कोई इम्पेयर्ड सेंसेशन लाइक आपका थर्मो का सेंसेशन इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो आप उस पर अप्लाई कर रहे हो तो पर्सन पता नहीं, वो कहीं ना कहीं फिर इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, नंबनेस हो जाएगी, आपके मैक्रेशन होने के चांसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, अगर जैसे कोई वेस्कुलर डिजीज है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस हैं, तो उसमें भी हमें अप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका रीजन यही है कि आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, परमिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इस वजह से आपको नहीं अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोल्ड एप्लीकेशन के टाइप्स, लाइक जैसे हॉट एप्लीकेशन के टाइप्स है तो कोल्ड एप्लीकेशन के, तो कोल्ड एप्लीकेशन के टाइप्स भी आपके दो ही टर्म्स पर डिवाइडेड है। पहला है आप लोकल, किसी लोकली स्पेसिफाइड बॉडी पार्ट पर आप दे रहे हो, और जनरल ऑल ओवर बॉडी पार्ट पे दे रहे हो। इसमें भी हम दो फॉर्म में कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं। पहला है आपका ड्राई फॉर्म और दूसरा है आपका मॉइस्ट फॉर्म। तो ड्राई फॉर्म में आपका आता है आइस बैग या आइस कॉलर, ठीक है, और दूसरा है आपका कोल्ड पैक्स। और वहीं अगर मॉइस्ट की बात करें तो कोल्ड स्पंजिंग है आपका और कोल्ड कंप्रेसर। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोल्ड एप्लीकेशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने की बात करी जनरल और लोकल, आपका वही सेम क्लासिफिकेशन है, और हम जो एप्लीकेशन करते हैं वो आपका ड्राई एंड मॉइस्ट फॉर्म में करते हैं। तो ड्राई अगर मींस कोल्ड एप्लीकेशन की बात करें ड्राई फॉर्म का, तो पहला इसमें है आपका आइस बैग या आइस कॉलर एंड दूसरा है कोल्ड पैक्स, ठीक है। तो बात करते हैं आइस बैग या आइस कॉलर के बारे में। तो नॉर्मली आप सभी जानते होंगे कि जैसे आपका हॉट बैग्स होते हैं, ठीक है, हॉट बॉटल्स आप तैयार करते हो, वैसे ही आपके आइस पैक्स एंड आइस कॉलर्स होते हैं, ठीक है। तो आइस पैक्स और आइस बैग और आइस कॉलर्स में डिफरेंट यही है कि आइस बैग क्या होता है, जैसे हॉट वाटर बैग होता है तो उसमें क्या होता है कि आप हॉट वाटर फिल करते हो। आइस बैग में क्या होता है कि आप आइस फिल करते हो, ठीक है, या आइस वाटर फिल करते हो, ठीक है। एंड सेम एज आइस कॉलर में भी, तो वो एक कह सकते हैं प्लास्टिक का या रबर का एक बैग टाइप एक क्या बोलते हैं, नैरो ट्यूब होती है, ठीक है, नैरो ट्यूब होती है आपकी, ऐसे ऐसे नैरो से ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें आप आइस वाटर या फिर आइस फिल करते हो। और आप मेनली आपका जैसे होता है ना किसी स्पेसिफाइड, जैसे नेक रीजन हो गया, हैंड रीजन, शोल्डर रीजन, आपका लेग रीजन हो गया, तो इसमें आप जब कोल्ड स्पंजिंग आप कह सकते हो कोल्ड एप्लीकेशन करना चाहते हो तो अप्लाई करते हो, ठीक है। तो हेल्प करता है क्या कि ड्राई कोल्ड बॉडी को हम दे सके, मीन्स कोल्ड एप्लीकेशन कर सके। आइस कॉलर में क्या है कि नैरो लॉन्ग
रबर का या फिर प्लास्टिक का बैग होता है जैसे कि ये है, ठीक है, और उसमें क्या आपका नेक में फिट हो सकता है ये आपका, या फिर आपको शोल्डर पे करना हो तो आप शोल्डर पे कर सकते हो, लेग्स में जैसे आपका नी पेन है, ठीक है, इन सारी चीजों में तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका एक स्मॉल साइड होल होता है जिसपे आप क्या आइस फिल करते हो। और आइस बैग्स एंड आइस पैक्स आपका वही है कि प्लास्टिक या रबर के बैग्स होते हैं जिसमें आप आइस वाटर या आइस फिल करके एज अ कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हो। नेक्स्ट है आपका कोल्ड पैक्स। तो कोल्ड पैक्स क्या होते हैं, ये हॉट पैक्स के सिमिलर होता है, जैसे हॉट पैक्स के बारे में पढ़ा था हमने, तो वो सिमिलर होते हैं मॉइस्ट हॉट पैक्स की तरह, ठीक है। तो बस ये क्या है कि ये ठंडे होते हैं और मॉइस्ट हॉट पैक्स क्या होते हैं वो गर्म होते हैं। तो सिमिलरली वी यूज सॉफ्ट क्लॉथ मटेरियल और फैनल पीस इमर्स इन कोल्ड वाटर एंड bringing out टू यूज। मतलब क्या होता है कि जैसे हम फैनल यूज कर रहे थे मॉइस्ट हीट अप्लाई करने के लिए, तो इसमें भी हम फैनल यूज कर देंगे कोल्ड हीट अप्लाई करने के लिए, ठीक है, आप कोल्ड एप्लीकेशन करने के लिए। तो आप क्या करोगे, फैनल पीस या क्लॉथ मटेरियल क्या करोगे, इमर्स करोगे कोल्ड वाटर में, उसको आप वो करोगे, उसमें मॉइस्ट फॉर्म ऑफ हीट जो कोल्ड का होगा टेम्परेचर वो कैप्चर हो जाएगा और फिर आप उसको यूज करोगे, ठीक है। टेम्परेचर आपका मेजरली नॉर्मली एवरेज पर 75 फ़ारेनहाइट तक होता है कोल्ड पैक का, ठीक है। देन आपका आता है कोल्ड स्पंजिंग, जो कि आपका मॉइस्ट फॉर्म ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन है। तो मॉइस्ट फॉर्म ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन में आप क्या करते हो, आपका कोल्ड स्पंजिंग, इसको हम टेपिड स्पंजिंग भी कहते हैं, दूसरा नाम आपको याद होना चाहिए, क्या है, टेपिड स्पंजिंग। टेपिड स्पंजिंग का टेम्परेचर आप कह सकते हो 80 to 90 फ़ारेनहाइट नॉर्मली होता है, लेकिन जब आप कोल्ड स्पंजिंग हाइपर थर्मिया में, ठीक है, कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो हाइपर पायरेक्सिया में कर रहे हो, तो इसका टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाता है, जो कि होता है 60 to 70 फ़ारेनहाइट, ये आप याद रखना, ठीक है। ये सिर्फ हाइपर पायरेक्सिया या हाइपर थर्मिया में आप अप्लाई करते हो, बाकी अगर नॉर्मली आप कर रहे हो तो 80 to 90 आपका फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर होता है कोल्ड स्पंजिंग का, ठीक है। ये आपका 3 स्ट्रोक में होता है, पहला स्ट्रोक 1, दूसरा स्ट्रोक 2, तीसरा आपका स्ट्रोक 3, 3 स्ट्रोक में हम स्पंजिंग करते हैं। स्पंजिंग का क्या है कि आप स्पॉन्ज लो, उसको कोल्ड वाटर में डिप करो, ठीक है, फिर उसको क्या करते हो, आप उसको प्रॉपरली मूव करते हो स्पॉन्ज से, तो वहां पे जो आप कोल्ड वाटर यूज कर रहे थे, आप कह सकते हो आइस वाटर यूज कर रहे थे, वो आपके बॉडी पर रहेगा, फिर जैसे जैसे वो वाटर इवेपोरेट होता है तो बॉडी हीट को लेके इवेपोरेट होता है, तो आपको क्या होता है, फिर आपको ठंडा लगता है या कूलनेस प्रोवाइड होती है बॉडी पर, ठीक है। तो स्पंजिंग में आप क्या कैसे, स्ट्रोक में कैसे मींस आप प्रोसेस में कैसे करते हो, तो पहले आप स्ट्रोक 1 में क्या करते हो, पहले आप स्टार्ट करते हो फेस से, पहले आप फेस की स्पंजिंग करोगे, फिर आप ईयर करोगे, ठीक है, ईयर पूरा, फिर देन आप ईयर से कहाँ जाओगे, नेक पर, ठीक है, नेक, एंड देन टू आप फिर किधर जाओगे, शोल्डर टू आर्म्स, नेक पर गए, देन आपका शोल्डर टू आर्म्स बैक साइड, ठीक है, शोल्डर से आर्म, ठीक है। सेकेंड स्ट्रोक में आप क्या करोगे, फिर उसको वापस से डिप किया, ठीक है, स्पंज को फिर क्या करेंगे आप, शोल्डर टू फ्रंट साइड, शोल्डर टू एक्सिला, देन आर्म्स, ठीक है, ये आपका कवर। देन स्ट्रोक 3 में आप क्या करोगे, बॉडी फ्रॉम लेटरल टू, अब जो बॉडी बची है और लेटरल साइड से आपका लेग्स, ठीक है, तो वन साइड कंप्लीटेड, देन सेम प्रोसेस आप 3 स्ट्रोक का अनदर बॉडी पे करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोल्ड स्पंजिंग का प्रोसेस, और ये आप मेजरली आप कह सकते हो 8 मिनट्स तक करते हो, नॉर्मली 8 to 10 मिनट्स आप ले सकते हो, 8 मिनट तक हम करते हैं एवरेज फॉर्म पे, स्पंजिंग इतने टाइम में आपकी हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है आपका कोल्ड कंप्रेस। तो कोल्ड कंप्रेस क्या होता है, लाइक आप कह सकते हो किसी गेज की मदद से, किसी कपड़े की मदद से, मीन सॉफ्ट मटेरियल कपड़े की मदद से आप क्या करते हो, कंप्रेस प्रोवाइड करते हो, मीन्स आपने आइस वाटर में उसको डिप किया, फैनल को या फिर आप गेज पीस को या फिर कोल्ड क्लॉथ पीस को डिप किया और उसको आप प्लेस कर दिया और उसको फिर उसको उतने ही टाइम के लिए छोड़ देते हो, तो वहां पे वो कोल्डनेस प्रोवाइड करता है, कंप्रेशन प्रोवाइड करता है। तो कंप्रेशन में क्या होता है, डन बाय अ फोल्डेड गेज या फिर क्लॉथ पीस, जैसे आप ठंडी पट्टी नहीं करते हो, किसी को बुखार हो जाए तो उसको फोल्ड किया, डुबाया और उसके बाद उसको रख दिया, फिर उसको कुछ मिनट बाद निकाला, फिर फोल्ड किया, तो ये आप करते हो ताकि जो बॉडी का जो भी हीट है वो रिलीव हो पाए। टाइमिंग आप 15 मिनट तक मेजरली आप करते हो, ठीक है, 15 मिनट तक आप मेजरली करते हो, उसके बाद बॉडी को जो भी मींस हीट था वो रिलीव हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन आपका ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हॉट एप्लीकेशन है तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, और कोल्ड एप्लीकेशन में जो मेजर चीजें हैं वो आपकी यही है और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आपको ज्यादा लिखना नहीं होता है, ब्रीफ आपको ब्रीफ करना होता है, तो वो आपको आपके लिए इतना इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे आपका पल्स, ठीक है, जो नेक्स्ट वाइटल साइन है वो है पल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पल्स। तो आपका जो कह सकते हो मेजर, जैसे हम वाइटल साइंस की बात कर रहे हैं तो हमने पहले टेम्परेचर पढ़ा, अब नाउ हम प्रोसीड कर रहे हैं पल्स की तरफ,
ठीक है। तो पल्स क्या है? तो पल्स एक्चुअल में आपका कह सकते हो एक रिफ्लेक्शन है आपके हार्ट बीट का। मीन्स आप कह सकते हो अगर जो भी आपका हार्ट बीट जैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, जो उसका आपका पंपिंग फंक्शन है उसका, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है, उसमें लब डब आप सुन रहे हो ना, इसमें आपके माइट्रल वॉल्स, आपके ट्राइकस्पिड वॉल्स, आपके एरोटिक वॉल्स, ये सारी चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। तो ब्लड जितने आप कह सकते हो फोर्स से, जितनी स्ट्रेंथ से पंप हो रहा है, तो वो क्या करता है, एक आर्टीरियल जो आर्टरीज कैरी कर रही है, आर्टीरियल वॉल पर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, ठीक है, उनके वॉल पर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। तो वो जो फोर्स है, ठीक है, वो हमें थ्रॉबिंग कंडीशन मीन्स आप कह सकते हैं थ्रॉबिंग फॉर्म में हमें फील होती है, और हम उसी को पल्स कहते हैं, ठीक है। तो पल्स मतलब कि जो आर्टरी के वॉल पर ब्लड फोर्स लगा रहा है ड्यू टू पंपिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, कि एक फोर्स से हार्ट पंप करता है, तो ब्लड उतने ही फोर्स से जाके आर्टरी के वॉल पर प्रेशर लगाती है, तो वो जो प्रेशर क्रिएट होता है, तो वहां पे एक थ्रॉबिंग आप कह सकते हो फंक्शन अराइज होता है, जिसको हम पल्स एज अ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उस पल्स को हम जब फील करते हैं, तो उसको फील करते हैं, हम कह सकते हैं अंदाजा लगाते हैं कि हार्ट का फंक्शनिंग कैसा है, मतलब हमारा हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन है वो कैसा है। मतलब अगर पंपिंग फंक्शन उसका अच्छा है, तो उसके जो बाकी के जो मीन्स उसके कह सकते हो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन का जो फंक्शन है प्रॉपरली, आपका वेंट्रिकल टू एट्रियम जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो सही से काम कर रहा है, मीन्स उसके बॉल सही है, ठीक है, उसके चेम्बर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपरली वो फंक्शन कर रहा है। तो ऑल ओवर क्या है, पल्स क्या है कि एक आप कह सकते हो एक डिनोशन है या रिफ्लेक्शन है आपके हार्ट के फंक्शनिंग का, जिसमें जब हार्ट अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने कह सकते हो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जब पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड तुरंत जाके जैसे उसी फोर्स से आर्टरी के वॉल पर क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है, जिसमें थ्रॉबिंग जैसा सेंसेशन फील करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पल्स, ठीक है। तो पल्स के बारे में समझते हैं। तो पल्स क्या है, डिफाइंड एज वेव ऑफ एक्सपेंशन एंड रिकॉयल अकरिंग इन आर्टरी। क्या बताया जा रहा है, एक्सपेंशन एंड रिकॉयल अकरिंग इन आर्टरी। एक्सपेंशन मतलब जो आपकी आर्टरी है, ठीक है, उसमें ब्लड आया, यहाँ वॉल पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो वो फोर्स हमें जब आप कह सकते हो जब फोर्स लगता है, तो ये आपकी आर्टरी ऐसे होती है, ठीक है, फिर जब रिकॉयल होता है तो वापस से वो अपनी स्टेट पे आ जाता है, यही कंडीशन अराइज हो रही है। तो इसमें क्या है कि आपका जो पल्स है वो डिफाइन होता है वेव, मतलब प्रॉपरली पहले आपका कह सकते हैं एक्सपेंशन होगा, फिर ये रिकॉइल कर जाएगा, ठीक है, आपका आर्टरियल वॉल, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्लड का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या है, पल्स इज डिफाइंड एज अ वेव ऑफ एक्सपेंशन एंड रिकॉइल इन द आर्टरी इन रिस्पॉन्स टू पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। मतलब क्या है कि जो आपका हार्ट का फंक्शनिंग है, पंपिंग एक्शन है, उसके रिस्पॉन्स में ब्लड वहां से पंप हो रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स जैसे ही आर्टीरियल वॉल पे ब्लड का फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, जो पंप हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, एक एक्सपेंशन क्रिएट हो रहा है, फिर वो वापस रिकॉइलिंग फेज पे आ रहा है। तो उसी जो एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग को हम फील करते हैं, ठीक है, उस थ्रॉब को जो फील करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पल्स, ठीक है। तो पल्स इज द रिफ्लेक्टिंग एक्शन ऑफ हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट मतलब हार्ट की फंक्शनिंग जो बीट कर रही है, ठीक है, आपका विद इन अ मिनट जितनी बीट्स हमें पता चल रही है उतना ही आपको पल्स मिलेगा, ठीक है। तो पल्स क्या है, आपका रिफ्लेक्टिंग एक्शन ऑफ हार्ट बीट। इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ रेट, रिदम एंड वॉल्यूम ऑफ थ्रॉबिंग आर्टरी, ठीक है। जो थ्रॉबिंग आर्टरी में जो यहाँ पे थ्रॉबिंग फंक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल हो रहा है, उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं जब हम फील करते हैं, तो रेट कैलकुलेट करते हैं, रिदम कैलकुलेट करते हैं एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं ऑफ द थ्रॉबिंग आर्टरी अगेंस्ट बोनी प्रोमिनेंस। बोनी प्रोमिनेंस यहाँ पे क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि देखिए आर्टरी तो आपकी ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन आपको पल्स वही फील होगा जहां पर आर्टरी बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर ओवरलैप करके जाती है, ठीक है, ठीक है। तो वहीं पे आपको ये पल्स आपको फील होगा, ठीक है। तो उसके भी अलग अलग साइड से, जो आपके पल्स के साइड से ऑल ओवर 10 है, तो 10 साइड्स पर आपको फील होगा, क्योंकि वहां पे ब्रोनी प्रोमिनेंसेस का आप कह सकते हो आप वहां पे प्रेजेंस है, ठीक है। बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर से आर्टरी आपका ओवरलैप कर रही है, या उसकी उस ब्रोनी प्रोमिनेंस के प्रेजेंस की वजह से आपको आर्टीरियल पल्स फील होता है, ठीक है। तो आपको पल्स समझ में आ गया, पल्स क्या है, आपके हार्ट का आप कह सकते हो रिफ्लेक्शन है आपके हार्ट की फंक्शनिंग का या हार्ट की बीट का। जब हार्ट अपना फंक्शन क्या है, उसका ब्लड पंप करता है,
तो ब्लड वहां से आपके आर्टरी वॉल पर जैसे ही वहां पे ब्लड आउट हो रहा है, ठीक है, पंपिंग के थ्रू, तो वहां पे आर्टरी वॉल पर क्या कर रहा है, एक फोर्सफुल एक्शन, मींस आप फोर्सफुल एक एक्शन लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे एक्सपेंशन और रिकॉइल स्टेट जनरेट हो रही है, और वो रिकॉइल और एक्सपेंशन स्टेट को हम थ्रॉबिंग कहते हैं, और वही थ्रॉबिंग जो हम फील करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पल्स, ठीक है। और हमें कहाँ फील होता है, बोनी प्रोमिनेंसेस पर। जब हम पल्स फील करते हैं तो हम तीन चीजें एसेस करते हैं, पहला है आपका रेट, रिदम एंड देन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब रेट, रिदम एंड वॉल्यूम के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि हम रेट, रिदम और वॉल्यूम में हम क्या समझते हैं, या हम क्या कह सकते हो, हम जो कह सकते हो आउटकम निकालते हैं, किस चीज को ये डिनोट करते हैं। तो रेट हम जब फील करते हैं, मीन्स आप कह सकते हो रेट कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे हम अंदाजा लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ बीट पर मिनट हमें मिल रहे हैं। रेट का मतलब है कि जो पल्स रेट आपको मिल रही है, पल्स की जो रेट है वो कितने नंबर ऑफ बीट आपको एक मिनट में कितनी बीट्स आपको फील हो रही है, वो होता है आपका पल्स का रेट, ठीक है। अब रिदम की बात करें, जब हम रिदम का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे हम क्या फील करते हैं कि पल्स की रेगुलरिटी कैसी है, मतलब पल्स का रिदम कैसा है, किस रिदम में वो कर रहा है, मींस आप कह सकते हो जो बीट हमें फील हो रही है, थ्रॉब कर रहा है, उसका रिदम कैसा है। या तो वो रेगुलर होगा कि कांस्टेंट एक ही रिदम में चल रहा है, ठीक है, आपका प्रॉपरली दब 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 दब, ठीक है। अगर नहीं इरेगुलर है तो लबडा लबडा समथिंग कुछ, या हाई बीट होगी या लो बीट होगी, या दब दुब दब, आपका कह सकते हो इरेगुलर रिदम क्रिएट होगा, ठीक है। मतलब रिदम मीन्स रेगुलरिटी ऑफ दी आपका जो पल्स का बीट है, ठीक है, पैटर्न, किस पैटर्न में वर्क कर रहा है, लाइक आपका या तो रेगुलर होगा रिदम या फिर इरेगुलर होगा। अब नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बताता है, आपका कितना फोर्स ब्लड लगा पा रहा है। अगर लाइक ज्यादा फोर्स आपको पता चल रहा है, ज्यादा वॉल्यूम पता चल रहा है, मतलब जो वॉल्यूम का पहली चीज आपको कैसे समझ में आएगा कि जब आप पल्स फील करोगे तो आपको जो थ्रॉब हो रहा है उसका आप कह सकते हो फील करो कितना थ्रॉब हो रहा है, लाइक आपको ज्यादा थ्रॉबिंग पता चल रही है या कम थ्रॉबिंग पता चल रही है, ठीक है, जो पल्सिंग है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है, आपको प्रॉपरली फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम हम क्या फील करते हैं, जब हम वॉल्यूम लाइक आपको बहुत ज्यादा फील हो रहा है तो मतलब इसका है कि ब्लड बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और ब्लड तभी बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा जब बहुत ज्यादा ब्लड का आउटपुट हो रहा है, ठीक है, जब वहां पे आपका कह सकते हो ब्लड आउटपुट ज्यादा हो रहा है आपके कार्डियक से, आपके हार्ट से, ठीक है, तो वहां पे जब ज्यादा ब्लड है तो ज्यादा फोर्स और ज्यादा वॉल्यूम। वहीं अगर ब्लड मींस आपका हार्ट ज्यादा ब्लड पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, ब्लड का आउटपुट ज्यादा नहीं है पंप आपके हार्ट के थ्रू, तो क्या होगा, इतना ज्यादा फोर्स लगेगा नहीं, तो वॉल्यूम भी आपको कम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेंथ या फोर्स जो आर्टेरियल वॉल पे लग रहा है, जो जब ब्लड इजेक्ट हो रहा है, तो वो बताता है आपका वॉल्यूम ऑफ पल्स, ठीक है। पल्स में हम तीन चीजें आपका कह सकते हो डिनोट करते हैं, या तीन चीजों से हम एसेस करते हैं। पहला है आपका रेट, कि कितने बीट हमें एक मिनट में मिल रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कितना आपका हार्ट का जो फंक्शन है, कितना एक मिनट में कितनी बार वो पंप कर रहा है। दूसरा, किस पैटर्न में पंप कर रहा है, अब रेगुलर पैटर्न में पंप कर रहा है, लब डब, या फिर उसमें कोई इरेगुलरिटी प्रेजेंट है। और वॉल्यूम में कि कितना आउटपुट हमें मिल रहा है ब्लड का, ऐसे हम यही करते हैं, ठीक है। पल्स का वॉल्यूम मतलब कितना ब्लड का आउटपुट कार्डियक आपके हार्ट से हो रहा है, ठीक है। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब आप कह सकते हो कि आपको जो पल्स मिलेगी वो बहुत बाउंडिंग मिलेगी, बाउंडिंग मतलब हाई पल्स, हाई वॉल्यूम मिलेगा। और अगर आपका बहुत कम वॉल्यूम है, डिमिनिश्ड है, या फिर आपको फील ही नहीं हो रही है, तो मतलब आपका ब्लड का जो आउटपुट है वो भी बहुत कम है, इसीलिए फोर्स कम लग रहा है आर्टेरियल वॉल पे, ठीक है। तो रेट में हम यही करते हैं कि नंबर ऑफ बीट आपका कितना है, तो आप उसमें एसेस कर सकते हो। नॉर्मली अब रेट की अगर हम बात करें तो रेंज आपको मिलती है 70 to 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है। पल्स रेट कितनी मिलती है आपको, 70 to 80 बीट्स पर मिनट, ये आपका एवरेज है, ठीक है। और अगर आप एवरेज मतलब आपका रेंज है, अगर एवरेज की बात करो तो आप जानते हो कि 72 बीट्स पर मिनट हमें मिलती है नॉर्मल अडल्ट में, ठीक है। 70 to 80 आपका नॉर्मल रेंज बोला जाता है, और एवरेज अगर आप बात करो तो 70 बीट्स पर मिनट हमें मिलता है, ठीक है। अब वहीं अगर हम रिदम की बात करें तो रिदम हम दो चीज असेस करते हैं कि रेगुलर रिदम है या इरेगुलर रिदम है, मतलब आपका जो ब्लड का फंक्शनिंग है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। वॉल्यूम में हम चार चीजें देखते हैं। पहला, या तो वॉल्यूम एब्सेंट होगा, ठीक है, एब्सेंट मतलब आपका फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब आपके ब्लड का सर्कुलेशन जो कह सकते जो कार्डियक पंप कर रहा है, ठीक है, आपका कार्डियक सिस्टम में आपका जो फंक्शनिंग है वो डिमिनिश हो चुका है, जो ब्लड हार्ट पंप कर रहा है वो डिमिनिश्ड है, या आप कह सकते हो ब्लड इतना
फोर्सफुली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हार्ट के फंक्शनिंग में कई आप कह सकते हो कोई प्रॉब्लम हुई, कोई इम्पेयरमेंट है, तभी वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, इसीलिए आपको वॉल्यूम फील नहीं हो रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको एब्सेंट मिलेगा, ठीक है। या तो फिर आपको वीक पल्स मिलेगा। वीक मतलब आपका कह सकते हो जो वॉल्यूम होगा वो वीक मिलेगा, आपको महसूस होगा लेकिन बहुत हल्का हल्का, ठीक है। फिर होता है आपका बाउंडिंग। बाउंडिंग मतलब आपका कि बहुत ज्यादा मिल रहा है, आपको बहुत ज्यादा ब्लड पंप हो रहा है। और आपका चौथा होता है कि आपको नॉर्मल वॉल्यूम एसेस हो रहा है, ठीक है, जो नॉर्मली आपको एसेस होना चाहिए, ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं आपके पर्पस के बारे में कि हम पल्स एसेस करते ही क्यों हैं, ठीक है। तो उसका पर्पस क्या है, तो पहला है डिटरमाइन नंबर ऑफ हार्ट बीट्स एक्वायरिंग पर मिनट, मतलब एक मिनट में आपका हार्ट बीट मीन्स आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, वो डिटरमाइन करने के लिए हम पल्स रेट को एसेस करते हैं। देन इवेल्युएट एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स। एम्पलीट्यूड का मतलब आपका है स्ट्रेंथ, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब है स्ट्रेंथ, मतलब कितने फोर्स से, कितने स्ट्रेंथ से आपका हार्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इवेल्युएट करते हैं हम पल्स के थ्रू एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स। देन आपका असेस करते हैं वेस्कुलर स्टेट ऑफ लिम्ब। अब आप नॉर्मली जानते हैं कि आपको अगर पल्स चेक करना है तो आप कहाँ करोगे, सबके जबान पे होगा कि रेडियल, ठीक है, ब्रेकियल, हाथ पे करते हैं ज्यादातर मेजरली, ठीक है। 90% आप हाथ पे चेक करते हो, ठीक है। देन आपका आप अगर सेकेंडली अगर हम बात करें तो आप नेक पर चेक करते हो, कैरोटिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो हाथ पे या आपके जो लिम्स पर चेक कर रहे हो तो वहां पे हमें एक स्टेट मिलता है कि हार्ट से सबसे दूर आपका क्या पड़ रहा है, लिम्स पड़ रहे हैं, चाहे आपका हैंड्स हो या फिर लेग्स हो, तो वो दूर पड़ रहा है। अगर वहां पे आपको प्रॉपर पल्स फील हो रहा है इतनी डिस्टेंस पर भी, तो अगर प्रॉपर आपको पल्स रेट मिल रहा है तो मीन्स आपका हार्ट फंक्शन अच्छा है, ठीक है। तो यही हमें बताता है कि एसेस करना है वेस्कुलर स्टेट ऑफ लिम्ब, मतलब यहाँ से आपके एंड तक, डिस्टल एंड तक वेस्कुलर स्टेट मींस आपके जो ब्लड फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टू एसेस रिस्पॉन्स ऑफ कार्डियक सिस्टम अगेंस्ट मेडिकेशन, एक्टिविटी और गैस एक्सचेंज। मतलब अगर हम किसी काइंड ऑफ मेडिकेशन अप्लाई कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मान लीजिए आप अगर एनेस्थीसिया दे रहे हो पेशेंट को, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसका धीरे धीरे क्या होगा, पल्स थोड़ा थोड़ा नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो एनेस्थीसिया क्या है आपका अनकॉन्शियस मोड पर ले जाता है, ठीक है आपको। तो वहां पे हमें ये आप जब पल्स रेट एसेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो मेडिकेशन दी है वो काम कर रही है, या कुछ मेडिकेशन होती है कि आप पर्सन को एनर्जेटिक कंडीशन में लाने की कोशिश करते हो तो आप अप्लाई करते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको पल्स रेट जो है आपको तेज मिलेगा, आपको रेस्पिरेशन तेज मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आप इतना कैसे आउटकम निकाल सकते हो कि हमने जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करी है उसका एक्टिविटी सही है, उसका जो भी फंक्शनिंग है वो सही है, वो वर्क कर रही है पर्सन के ऊपर, ठीक है। एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी पर्सन को लाइक कोई पर्सन है, ठीक है, वो प्रॉपर रेस्ट मोड पे, तो आपको पल्स उसका बहुत नॉर्मल मिलेगा। वहीं अगर आप उसी पर्सन को एक्टिविटी किसी टाइप ऑफ एक्सरसाइज में आप इन्वॉल्व कर दो तो उसका पल्स रेट तो आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा, या फिर कह सकते हो थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी एनर्जाइज्ड हो चुका है एक्सरसाइज करके, ठीक है, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके, ठीक है। तो वहां पे हमें ये समझ में आ जाएगी कि अगर हम कोई मेडिकेशन अप्लाई कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी अप्लाई कर रहे हैं, तो कार्डियक की फंक्शनिंग थोड़ी सी आप कह सकते हो चेंज हो रही है। हमें किसके थ्रू पता चलेगा? पल्स के थ्रू। सेम एज गैसेस एक्सचेंज, अगर जैसे मान लीजिए हमने बात करी हाइपोथर्मिया की, हाइपोथर्मिया में क्या हो रहा था, आपका ऑक्सीजन का जो स्टेट था वो आपका लो हो रहा था, रेस्पिरेशन अरेस्ट हो रहा था। तो वही अगर उसी स्टेट में आप उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, तो अगर जब पहले आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था तो पल्स रेट भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर जब आप ऑक्सीजन आप कर रहे हो, पेशेंट को सप्लाई कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है, जैसे एडमिनिस्टर करोगे डिमांड पूरी होगी, सर्कुलेशन वापस से अपने कांस्टेंट मोड पे आ जाएगा, मींस जो उसका नॉर्मल स्टेट है, तो वहां पे क्या होगा, आपको पल्स रेट वापस से नॉर्मल मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सर्कुलेशन था वो नॉर्मल स्टेट पर आ चुकी है। तो वही चीज हम यहाँ एसेस करते हैं कि अगर हम किसी काइंड ऑफ मेडिकेशन, एक्टिविटी या फिर अगर गैस एक्सचेंजेस वगैरह हम कर रहे हैं तो उसका कह सकते हो फंक्शनिंग हमें एसेस करना, मींस जो हार्ट पर उसका फंक्शनिंग है वो हमें इजीली एसेसेबल होगा, किससे? पल्स के थ्रू। नेक्स्ट है टू एसेस कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। ऑफ कोर्स पल्स आपका एक ऐसा मोड है जिसकी वजह से हम कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को इजीली एसेस कर सकते हैं। एक पल्स और एक आपका ब्लड प्रेशर,
दोनों के थ्रू हम आप क्या कह सकते हो, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन हम आप इजीली एसेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपको हाई पल्स नहीं मिल रहा है, आप कह सकते हो जो आपका पल्स का रेट है नॉर्मल 72, अगर हमें नहीं मिल रहा है, इससे कम मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स आप ये आउटकम निकालोगे कि उस कार्डियो फंक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ताकि तभी ब्लड आपके डिस्टल एंड तक नहीं एसेस हो पा रहा है, या आप कह सकते हो पल्स नहीं एसेस हो पा रहा है। वहीं अगर आपको हाई मिल रहा है, ठीक है, आपके एवरेज रेंज से, तो तब भी आपके पास ये आउटकम होगा कि कार्डियक में कुछ ना कुछ अबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, तभी वो इतना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है पर्पस कि हम पल्स रेट के थ्रू ये चीजें एसेस कर सकते हैं, या ये हमें हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फैक्टर्स कौन कौन से है जो पल्स रेट को अफेक्ट करता है। तो पल्स रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पहला है आपका जेंडर एंड एज। जेंडर एंड एज मतलब आपका एज, जैसे आपका बच्चों में, ठीक है, आपके अडल्ट में एंड आपके ओल्ड एज में। तो बच्चों में आपका थोड़ा सा पल्स हाई मिलता है, ठीक है, सेम एज आपके अडल्ट में आपका नॉर्मल रेंज ये होता है। ओल्ड एज में आपको क्या होता है, पल्स थोड़ा सा कम मिलता है आपको, ठीक है। वहीं सेम एज जेंडर में अगर बात करें तो मेल्स में थोड़ा सा हाई मिलता है, वेरस फीमेल्स में थोड़ा सा आपको लो मिलता है। देन आपका साइज ऑफ बॉडी कैसे मैटर करता है, अगर बॉडी की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होगा, मींस आप कह सकते हो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो थोड़ा सा पल्स रेट है वो नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा वर्कलोड है। अगर बॉडी का साइज वहीं छोटा है तो आपको पल्स रेट आपके नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा कह सकते हो ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका सरफेस एरिया कम हो गया है। नेक्स्ट इज फिजिकल कंडीशन। अगर कोई फिजिकल कंडीशन है, लाइक कोई डिजीज कंडीशन हो गई, ठीक है, कोई आपका इलनेस कंडीशन होगा, उसमें क्या होगा कि आपके, जैसे हमने फीवर की ही बात करी, तो फीवर कंडीशन है, ठीक है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो वहां पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा पल्स रेट में। देन आपका इमोशनल स्टेटस कैसे अफेक्ट करता है, जैसे आप जानते हो कि अगर आपका इमोशनल स्टेटस कह सकते हो कि पॉजिटिव है तो आप हेल्दी फील करते हो, ठीक है, आपका सर्कुलेशन वगैरह सही है। वहीं अगर आपका नेगेटिव है, जैसे आपको फियर, एंगर, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब में आपका पल्स रेट फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, तो वहां पे हम इजीली असेस कर सकते हैं कि हाँ पर्सन कुछ ना कुछ डील कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज ड्रग एंड अल्कोहल ऑफ कोर्स आपका जो कार्डियोवास्कुलर की फंक्शनिंग या तो राइज करते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं ड्रग्स में, ठीक है, तो वहां पे भी हमें पल्स रेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। देन आपका कैफीन एंड निकोटीन ऑफ कोर्स कैफीन आपका क्या करता है, आपके कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। आपका निकोटीन क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। निकोटीन आपको कहाँ मिलता है, आपको स्मोकिंग में, ठीक है, कैफीन आपके टी, कॉफी, इन सारी चीजों में। तो इससे क्या होगा, आपको कार्डियोवास्कुलर जो आपको जो नॉर्मल रेंज होगा उससे जब जो आपके कह सकते हो रेगुलर जो आपके होंगे कंजप्शन कैफीन और निकोटीन के जो पर्सन होंगे, उनमें आपको पल्स रेट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हाई मिलेगा। नेक्स्ट इज सेम एज मेडिकेशन, जो किसी काइंड ऑफ मेडिकेशन पर है, ठीक है, तो क्या करता है मेडिकेशन आपका या तो पल्स रेट को हाई कर देंगे या फिर आपका कह सकते हो थोड़ा सा डिमिनिश करेंगे, ठीक है, कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा पल्स रेट में। देन डिजीज कंडीशन सेम एज वही कि अगर कोई डिजीज कंडीशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन आपकी कोई है, ठीक है, कोई आपका जीआईटी है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, कोई भी कंडीशन होगी तो उसमें आपका जो पल्स रेट है उसमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। नाउ हम बात करते हैं पल्स की पैथोफिजियोलॉजी, मींस आप कह सकते हो कैसे वर्क करता है, या हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं कि पल्स रिफ्लेक्शन है आपके हार्ट बीट का, ठीक है। ओके, नाउ हम बात करते हैं आपके पल्स के फिजियोलॉजी के बारे में, कि लाइक हम जो पल्स महसूस कर रहे हैं, जो पल्स रेट हम काउंट कर रहे हैं, उसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है, बॉडी फिजियोलॉजी क्या है। तो पहला हम आपको बता दें कि जो पल्स है वो रेगुलेट होता है आपके साइनोएट्रियल नोड आपका ऐसे नोड आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो आपका सेप्टम होता है, हार्ट के बीच में डिवीजन होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो जो साइनोएट्रियल नोड है वो क्या है, आपका कंडक्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के रिदम को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू क्या करता है, आपके रेगुलेट करता है, ठीक है। तो वही आपका जब कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेट कर रहा है तो उसी के थ्रू ही पल्स जनरेट होगा। कैसे, जितना कॉन्ट्रैक्शन वो हार्ट के थ्रू पंप मींस करवाएगा, जितना कॉन्ट्रैक्शन वो करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है, उतना हार्ट पंप करेगा, और जितना हार्ट पंप करेगा उतनी ही पल्स हमें मिलेगी, या जिस रिदम में करेगा, जिस रेट पे करेगा, जिस वॉल्यूम में करेगा,
उसी में ही हमें पल्स का रेट, रिदम और वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो साइनोएट्रियल नोड से ही रेगुलेट होता है आपका पल्स इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अब पल्स का अगर हम बात करें तो जो सेंटर होता है, जो सेंटर आप कह सकते हो, जो इन साइनोएट्रियल नोड को कह सकते हो रेगुलेशन सेंटर जो होता है वो आपका होता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, आपका मेड्यूला ऑब्लिंगेटा आपका सेंटर होता है, और इसको कह सकते हो, आप कह सकते हो रेगुलेशन जो मैकेनिज्म होता है वो वेगस नर्व से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डिस्कस करी होंगी। अब हम ये बात करते हैं कि पल्स को जैसे ऐसे नोड रेगुलेट कर रहा है, तो वहां पे दो आपका जो कह सकते हो मैकेनिज्म वर्क करता है। पहला आपका मैकेनिज्म वर्क करता है सिंपैथेटिक, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो जो पहला मैकेनिज्म है आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो वो जब कह सकते हो कि जब स्टिमुलेशन होता है सिंपैथेटिक, ठीक है, तो वहां पे ऐसे नोड का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है फंक्शनिंग। ऐसे नोड की फंक्शनिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो उसका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा वो चीजें इंक्रीज होगा, उसकी वजह से आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड आपका हार्ट क्या ज्यादा फंक्शन करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, पंपिंग ज्यादा होगी, आप कह सकते हैं आउटपुट ज्यादा होगा। आउटपुट ज्यादा होगा तो आपको पल्स रेट क्या मिलेगा, थोड़ा सा हाई मिलेगा, या आप कह सकते हो रेगुलेट होगा। ठीक है, आपका नॉर्मल रेंज, अगर जैसे आपका कंडीशन है कि आपका पल्स बहुत लो है, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो वो नॉर्मल पे पहले लेके आएगा, फिर उससे थोड़ा सा आगे जाएगा। अगर नॉर्मल पे अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है तो वो आपको हाई मिलेगा। सेम एज वेयर एज क्या है कि अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो वहां पे क्या होगा, आपका ऐसे नोड का जो फोर्स ऑफ आपका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का जो फंक्शन था, ठीक है, जो इंपल्सेस वो जनरेट कर रहा है वो कम हो जाएंगे। कम जनरेशन अगर होगा इंपल्सेस का तो कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, पंपिंग ऑफ ब्लड भी कम होगी, ब्लड की पंपिंग कम होगी तो पल्स जो जनरेट हो रहे थे वो भी कम हो जाएंगे, आपको डिक्रीज पल्स देखने को मिलेगा। तो ये ऑल ओवर आपका आप कह सकते हो फिजियोलॉजी ऑफ पल्स। नाउ हम बात करते हैं कि पल्स हम जैसे असेस करते हैं तो साइट्स पर असेस करते हैं। तो मेजरली आप जो कॉमनली आप देखते हो कि यूज करते हैं लोग, वो आपका रेडियल पल्स होता है, ब्रेकियल होता है, फिर अगर इमरजेंसी, अगर आप जानते हो इमरजेंसी पल्स होती है कैरोटिड। ठीक है, तो उस पे लोग आपका एसेस करते हैं। ठीक है, लेकिन पल्स के जो साइट्स होते हैं वो ऑल ओवर 10 होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके वाइवा में, आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे जगहों पे ये क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको ये डिस्क्राइब करना होता है कि पल्स के कितने साइट है, उनके क्या यूजेस हैं, या आप कह सकते हो किन किन साइट्स को हम कब कब एसेस कर सकते हैं, या कब कब हम आप उसको यूज में ला सकते हो फॉर एसेसिंग दी पल्स साइट्स। ठीक है, तो अब पहला बात करते हैं तो हम नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं, और ये बहुत इजी है याद करने में। आप हमेशा शुरू करें आप हेड टू टो या फिर टो टू हेड, ये आपके ऊपर है कि आप एज अ लर्निंग कैसे आप करोगे। ठीक है, तो हम मेजरली बात करते हैं हेड टू टो की तरफ से। तो ठीक है, तो हेड टू टो अगर बात करें तो पहला आपका पड़ता है टेम्पोरल। जो पहला है नंबर 1 आपका है वो टेम्पोरल, आपका टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, टेम्पोरल मींस आपके साइड ऑफ द फोरहेड पे आपको पल्स मिलेगा। आप चाहो तो अभी आप अपना हाथ रख के, अपने फिंगर्स को रख के आप पल्स एसेस कर सकते हो या आप फील कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो आपका है वो है टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी पे आपको फील होता है। नेक्स्ट है आपका कैरोटिड। कैरोटिड आपको नेक पे, यहाँ पे सामने की तरफ आपको साइड में, आपको लेटरल साइड पे मिल जाएगा कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी पे आपका जो पल्स आप फील करते हो वो हो गया आपका कैरोटिड पल्स एरिया या पल्स साइट। देन थर्ड है आपका एपिकल। एपिकल एपिकल क्या है आपका, सेंटर स्टर्नम है आपकी। तो स्टर्नम के जैसे ही जस्ट बिलो अगर आप अपने फिंगर्स को प्लेस करोगे तो आपको एपिकल पल्स मिल जाएगा। एपिकल पल्स मेजरली आप एसेस करते हो बच्चों में। ठीक है, ठीक है, कि बच्चों में आप कह सकते हो रेडियल और ब्रेकियल इतना आप कह सकते हो एक्यूरेट नहीं होता है जितना हम एपिकल पल्स को एक्यूरेट समझते हैं। ठीक है, बच्चों में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ है जो वो है आपका ब्रेकियल। ठीक है, ब्रेकियल आपका होता है एल्बो रीजन पे। आपका जो एल्बो रीजन है आपकी इनर साइड ऑफ एल्बो पे लेटरल साइड में आप प्लेस करोगे अपने फिंगर्स तो आपको ब्रेकियल आर्टरी का आपको पल्स मिल जाएगा। ठीक है, देन आपका जो बहुत कॉमनली यूज होता है वो है फिफ्थ का रेडियल, जो आप रेडियल आर्टरी पर एसेस करते हो। ठीक है, रेडियल पल्स वो आपको मिल जाएगा। एंड सिक्स्थ आपका ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, अल्नार साइड होती है। ठीक है, पल्स की
अल्नार आर्टरी पे। ये तब यूज होता है आपका जब आप एबीजी वगैरह टेस्ट के बारे में जानते होगे। ब्लड आपका आर्टेरियल ब्लड गैस का जो भी आप जब टेस्ट कराते हो, ठीक है, तो उसमें आपका ये साइट असेस करते हैं पल्स का, और वहां पे अल्नार आर्टरी को असेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब टेस्ट करते हैं तो उसमें दोनों आर्टरी की फंक्शनिंग को देखा जाता है, ठीक है, ताकि जब आप एबीजी के लिए सैंपल लो तो उसमें कोई ऐसा ना हो कि कोई आर्टरी आपकी इम्पेयर हो तो उसकी वजह से आपकी दूसरी आर्टरी में भी इम्पेयरमेंट कॉज हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से वो करते हैं। वो आप आगे के टर्म्स पे जो टेस्ट के बारे में पढ़ोगे या बायोकेमिस्ट्री में आप जब पढ़ोगे एबीजी के बारे में तो आप उसमें ये चीजें समझोगे, ठीक है। तो मेजरली नहीं, आप बहुत कम देखोगे अल्नार आर्टरी का जो भी साइट है उस पर पल्स मिलते हुए, लेकिन ये ड्यूरिंग एबीजी टेस्ट में आप यूज इसका देखोगे, ठीक है। कॉमनली आपका सबसे ज्यादा यूज होता है रेडियल होता है, ब्रेकियल होता है। इमरजेंसी पल्स कहते हैं आपकी कैरोटिड को, ठीक है, और एपिकल आपका एसेस करते हैं बच्चों में। नाउ 7 जो आपका आता है फिमोरल होता है, ठीक है, आप फिमोरल आर्टरी पे पल्स फील करते हो। देन 8 आपका आता है पॉप्लिटियल, ठीक है, ये आपका बैक साइड ऑफ नी, आपके नी के साइड में आपको पल्स मिल जाएगा पॉप्लिटियल आर्टरी पे, ठीक है। देन 9th आपका आता है पोस्टीरियर टिबियल, ठीक है, पोस्टीरियर टिबियल पे आपको आर्टरी मिल जाएगा। आपकी टिबिया जो बोन होती है उसके आपके पोस्टीरियर साइड पे आपको आर्टरी फील होगी, मींस आप वहां पे पल्स फील कर सकते हो। देन लास्ट में आपका आता है डोर्सल पेडिस। डोर्सल पेडिस आपके फ्रंट साइड, फुट के फ्रंट साइड पे आप डोर्सल एरिया पे, ठीक है, फुट आपका फुट है आपके डोर्सल फ्रंट साइड पे आप एसेस कर सकते हो, ठीक है, वो होता है आपका डोर्सल पेडिस। तो आपके जो कह सकते हो जब आपके लोअर लिम्स की जब हमको सर्कुलेशन चेक करना होता है कि सर्कुलेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है, कि वहां पे सर्कुलेशन पहुंच रहा है नहीं एक्सट्रीमिटीज लोअर एक्सट्रीमिटीज में, तब हम नीचे की पल्स को आप कह सकते हो एसेस करते हैं। जैसे डोर्सल पेडिस हो गया, आपका पोस्टीरियर टिबियल हो गया। फिमोरल पल्स तब करते जब आपको फिमोरल सैंपल्स लेने होते हैं, ठीक है, और बाकी के 3 आप जब जैसे हमें एक्सट्रीमिटीज में चेक करना है कि सर्कुलेशन प्रॉपर पहुंच रहा है या नहीं, तब हम ये चेक करते हैं। बाकी कॉमनली आपका कौन सा है? रेडियल है, ब्रेकियल है, ठीक है, आपका कैरोटिड होता है, इमरजेंसी आप कह सकते हो पल्स साइट होता है जिसमें आप जैसे सीपीआर वगैरह देते हो तो आप कैरोटिड पल्स चेक करते हो, ठीक है। एपिकल आपका बच्चों में होता है जो कि आपके स्टर्नम के जस्ट नीचे आपको फील हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट साइट्स ऑफ पल्स जो आपको मालूम होने चाहिए। और अब बचता है हमारे पास आपका ऑल्टरेशन और असेसमेंट। कैसे असेस करेंगे हम पल्स को, मतलब प्रोसीजर क्या है और क्या क्या ऑल्टरेशन है, मतलब पल्स में अगर फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है पल्स रेट में तो क्या क्या ऑल्टरेशन आते हैं या क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।